Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome back, dear students, at Punjab Group of Colleges, Narwal. Myself, Muhammad Naman. Today, our discussion topic is kinetic molecular theory of gases. जैसा कि बच्चों हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ते आ रहे हैं गैस के हवाले से, यानी कि हमने गैस लॉ में गैस का जो बिहेवियर था वो स्टडी किए। अब गैस के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट ने थ्योरीज पेश की। उन साइंटिस्ट में से कुछ साइंटिस्ट के नाम बोलने लगा हूँ, जैसा कि एक साइंटिस्ट है बर्नौली, इसने भी थ्योरी ऑफ गैस पेश की। उसके बाद क्लॉजियस था, उसने भी अपना व्यू दिया गैस के मुतल्लिक। और उसके बाद फिर आ जाता है मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने भी जो एक्सपेरिमेंट किया, जो उसने गैसेस के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन गैदर की, उनको उसने थ्योरी ऑफ गैस में मेंशन किया। फिर उस मैक्सवेल के बाद आ जाता है बोल्ट्जमैन। उसने भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल उसकी स्टडी की। मीन टू से दैट जितने साइंटिस्ट मैंने यहाँ आपको बताए हैं, इन सभी ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस के बारे में अपने व्यूज़ दिए। और उसके बाद एक साइंटिस्ट और है जिसका नाम है वैन डर वाल। इसने भी इस फील्ड में थ्योरी ऑफ गैसेस के मुतल्लिक कुछ व्यूज़ पेश किए। और इन साइंटिस्टों ने जो थ्योरी ऑफ गैसेस के व्यूज़ दिए थे, अब उसकी बुनियाद पर इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस के कुछ पोस्टुलेट्स मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है पेपर में, वो ज़्यादातर पोस्टुलेट्स पूछे जाते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। तो हम इसके पोस्टुलेट देखते हैं। टोटल इसके 8 पोस्टुलेट्स हैं, तो वन बाय वन करके इसको देखते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट्स बच्चों कहता है कि जो गैसेस होती हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होके या एक दूसरे के साथ मिलके रहती हैं, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं। तो होते बहुत ज़्यादा तादाद में है, लेकिन इनका जो साइज़ है मॉलिक्यूल का वो बहुत स्मॉल होता है, तो इसलिए इसको हमने मॉलिक्यूल्स का नाम दे दिया है। अब कुछ गैसेस ऐसी हैं जो सिंगली एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि इस किसी दूसरी गैस के साथ अटैच नहीं होती, उसके साथ मिक्स होके होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाती। जिस तरह यहाँ हम बात करेंगे हीलियम की, नियॉन की, आर्गन की, ये सारी की सारी कौन सी गैसेस हैं, ये कौन से मॉलिक्यूल हैं? मोनो अटामिक मॉलिक्यूल। अब बच्चों मोनो अटामिक मॉलिक्यूल हैं, ये आप चैप्टर नंबर 1 में बहुत अच्छी तरह से पढ़ के आए हैं। ये अब आपको आई थिंक बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये था पहला पॉइंट कि वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी बात ये है कि आपने एक बात कही थी कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो जिस सिलेंडर के अंदर इनक्लोज किए होते हैं वो वहाँ रैंडमली मूव करते रहते हैं। यहाँ एक वर्ड आएगा हैफेजॉर्डली। इसका मतलब क्या है कि वो रैंडमली मूव करते रहते हैं सिलेंडर के अंदर। तो फिर वो क्या करेंगे? कोलिजन करेंगे एक दूसरे के साथ टकराएंगे। तो फिर वो जिस वेसल्स के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर हमने उसको इनक्लोज किया होगा, वो उसकी वाल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से या वो एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे ना, कोलाइड करेंगे, तो उनकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट नंबर 1 भी हो गया, इसमें हमने मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा।
पॉइंट नंबर 2 ये हुआ कि उसमें हमने कहा कि ये रैंडमली कोलाइड करते थे। अब थर्ड पॉइंट भी आपने वही पढ़ना है कि जो गैस के मालिक्यूल हैं ये वॉल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर कोलिजन या प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो इलास्टिक होता है। अब बच्चों इसका क्या मतलब है कि जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो इलास्टिक होता है? कहता है जो गैस के मालिक्यूल हैं एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो उनकी डायरेक्शन चेंज होती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों के या अमंग द मालिक्यूल कोलिजन के दरमियान या कोलिजन के दौरान जो गैस के मालिक्यूल दूसरे के साथ टकराते हैं तो उनके दरमियान किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस काज नहीं होती या किसी किस्म की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो वो ईजिली एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो वाल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर भी प्रेशर अप्लाई करेंगे। फोर्थ पॉइंट है बच्चों, आपने ये पहले बात कही हुई है कि जो गैस के मालिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। समझ आ रही बात की? और इसमें आपने ये कहा था कि कितने दूर होते हैं, 300 टाइम फ्रॉम इट्स डायमीटर, यानी कि ये अपने डायमीटर से 300 गुना दूसरे मालिक्यूल से ये दूर होते हैं। तो हम फिर कह सकते हैं इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस है। तो फिर फोर्थ पॉइंट कौन सा हुआ, सफिशेंट एम्प्टी स्पेसेस, ये पॉइंट। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि जब इनके मालिक्यूल के दरमियान फोर्स, ये जो इनके मालिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ये बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके दरमियान जो मालिक्यूलर फोर्सेस हैं वो तो हो ही नहीं, और अगर हुई भी तो इनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही वीक होती हैं, नेग्लिजिबल होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनके दरमियान किसी किस्म की कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। नाउ वी विल डिस्कस द पॉइंट नंबर 6। कहता है कि जो गैस आपने सिलेंडर के अंदर इनक्लोज की हुई है उसका जो वॉल्यूम है और जो एक्चुअल वॉल्यूम है मॉलिक्यूल का, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें ना तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो ज़्यादा है जिसके अंदर आपने गैस को इनक्लोज किया हुआ है, तो मालिक्यूल का जो वॉल्यूम है बहुत कम है। तो फिर हम कह सकते हैं कि गैस के मालिक्यूल का जो सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है, अगर हम इसको एज अ होल देखें तो उसकी वॉल्यूम की वैल्यू ज़्यादा है, और अगर हम एक्चुअल वाली मालिक्यूल देखें तो वो इससे कम है। तो फिर हम इसको इजीली ये भी कह सकते हैं कि ये जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस है, मालिक्यूल है, ये नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। क्लियर बात बच्चों? 6 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट इज 7। फिर एक बात और कहता है कि जो गैस के मालिक्यूल आपने कहा है कि ये मूवमेंट शो करते रहते हैं सिलेंडर के अंदर। अब कहता है कि ग्रेविटी का आपको पता है बच्चों, ज़मीन की कशिश से कोई चीज़ है वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करती है, किस वजह से होती है, ग्रेविटी की वजह से। कहता है कि जो कोलिजन जब होती है ना गैस के मालिक्यूल के दरमियान, तो उस वक़्त एक दूसरे के साथ जो टकराते हैं, अगर हम इसका कंपैरिजन उससे करें कि ये ग्रेविटी की वजह से इफ़ेक्टेड हों, तो दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो कम होगी, या ऐसे कह लें कि ग्रेविटी की वैल्यू नेग्लिजिबल होगी एज कंपेयर टू द कोलिजन बिटवीन देम। यानी कि गैस के मालिक्यूल के दरमियान कोलिजन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कहता है अगर हम इसको ग्रेविटी से कंपेयर करें तो ग्रेविटी नेग्लिजिबल होगी एज कंपेयर टू द कोलिजन बिटवीन गैस मालिक्यूल। द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज 8। फिर कहता है कि जो गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, यानी कि टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जितना टेम्परेचर देते जाएंगे गैस के मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से उनकी मोशन इंक्रीज हो जाएगी तो कोलिजन भी ज़्यादा होगी। उसके बाद बच्चों जो आपने पहले साइंटिस्ट का नाम लिया था क्लॉजियस, इसने एक इक्वेशन पेश की थी। उसने कहा कि PV इज इक्वल टू 1/3 MnC स्क्वायर बार। ये किसने इक्वेशन पेश की थी, क्लॉजियस ने।
तो यहाँ आपको पता है P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M मैस है और N नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैं और C बार स्क्वायर क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। C बार स्क्वायर बच्चों क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब यहाँ एक बात कहता है कि मैक्सवेल की स्टडी को या उसके लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये इसमें जो n है, जो n स्मॉल n होता है, कैपिटल N नहीं स्मॉल n, जो नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहलाते हैं, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती थी। ये आपने कहा था कि जिस गैस के जितने मॉलिक्यूल होंगे या जितने मोल्स होंगे वो असल में क्या है, नंबर ऑफ मोल स्मॉल n। और यहाँ हम कैपिटल N पढ़ रहे हैं तो यहाँ इसकी सही मुराद यही होगी। अब कहता है कि जो N1 मॉलिक्यूल है उसकी जो वेलोसिटी होगी वो C1 होगी। अगर N2 मॉलिक्यूल है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो C2 होगी। अगर N3 मॉलिक्यूल है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो C3 होगी। इस तरह सो ऑन काम चलता रहेगा। तो अगर हम C बार स्क्वायर यानी कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी देखें तो ये किसके बराबर होगी, वेलोसिटी के सम ओवर नंबर ऑफ मोल के सम के बराबर होगी। यानी कि ये जो वेलोसिटी का स्केल लिया इसका सम कर लें, जिस तरह ये इक्वेशन में दिया हुआ है C बार स्क्वायर यानी कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू C1 स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर प्लस C4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। और डिवाइड किसके ऊपर करना है इसको, नंबर ऑफ मोल। ऐसे कह लें कि ये रेशो है। क्या है ये बच्चों, रेशो है किस किस के दरमियान, वेलोसिटी और नंबर ऑफ मोल। तो C को 1 नाम दे दें, उसी तरह N को 1 कह लें। C को 2 का नाम दिया था, फिर उसी तरह N2, C3 कहा था, फिर N3, इस तरह सो ऑन करके तो आपके पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब कहता है कि ये जो आप लिख रहे हैं N1 प्लस N2 प्लस, अब इन सभी का सम करें तो आपके पास एक नया N कैपिटल कंपोनेंट आता है, तो उसको आप कैपिटल N से जाहिर करेंगे। इसका मतलब आपने पढ़ा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं किसी भी गैस के जो किसी वेसल्स या किसी कंटेनर के अंदर इनक्लोज हैं। अब ये जो C बार स्क्वायर है इसको एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी या एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज कह लें। और अगर अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लें, C बार स्क्वायर का क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो ये चेंज होके रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम C बार स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे, पहले हमारे पास ये थी, अब हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, ये अब आपके पास ये है, तो अब इसका नाम चेंज हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, CRMS। क्या लिखा हुआ है, CRMS। इसका मतलब क्या है, R से रूट मीन, M से मीन, S से स्क्वायर, यानी कि रूट मीन स्क्वायर और C से वेलोसिटी। तो अगर यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है व्हाट इज़ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो आपने क्या कहना है कि व्हेन वी टेक द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी या एवरेज ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी, और साथ ये भी मेंशन कर देना C बार स्क्वायर, देन इट इज़ नोन एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब बच्चों यहाँ तक हो गया। उसके बाद एक इक्वेशन दी है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस ने। बच्चों जो हमने दो इक्वेशन पढ़ी ना, एक ये ऊपर वाली PV वाली और एक ये CRMS इज इक्वल टू 3RT/m होल का स्क्वायर रूट, ये वैल्यू आपको या ये इक्वेशन आपको लिटरेचर में से अच्छी तरह से मिल जाएंगी। अब आपके सिलेबस में इसको प्रूव करने का काम नहीं दिया हुआ, तो आपको बस ये जो वैल्यू दी हुई हैं ये अंडरस्टूड सी वैल्यू हैं, ये आपको लिटरेचर में अच्छी तरह से मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसको डिराइव करने के लिए आपके सिलेबस में नहीं कहा गया, तो आपने बस यही ऐसे समझना ऐसे आपको पकी पकाई खीर मिल गई है, ये पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस खाते जाएं। तो ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई हैं। अब ये जो इक्वेशन है CRMS इज इक्वल टू 3RT/m, इसमें से आपको पता है CRMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है,
आर क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट है, 3 वैसे कांस्टेंट है, और टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और कैपिटल एम क्या है, मोलर मास ऑफ गैस है। समझ आ गई। अब मैं कहता हूँ कि सी और टी का मुझे बच्चों बताओ कि इनका कौन सा रिलेशन है एक दूसरे के साथ। ये इन दोनों के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से रूट मीन्स की वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अगर मैं एम से कहूँ कि एम से बताएं इसका क्या रिलेशन है, तो कौन सा रिलेशन है नज़र आ रहा है बच्चों आपको, इनवर्स रिलेशन है। अब बच्चों अकेला टी और अकेला एम का रिलेशन नहीं बताना, बल्कि इसके ऊपर लिया हुआ स्क्वायर रूट भी साथ लिखना है। इससे एक नतीजा अखज़ होता है, ये जो बात नीचे लिखी हुई है कि quantitative relationship between the absolute temperature and the velocity of the gas molecule according to this equation, higher the temperature of gas greater the velocity। ये बात हमने ऊपर की है कि अगर हम इसका टेम्परेचर ज़्यादा कर दें तो इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा करने से वेलोसिटी भी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो बच्चों इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी इसके पास्टुलेट अच्छी तरह से याद रखने हैं। और ये जो आपने 2 फार्मूलाज पढ़े हैं, पीवी वाला और सीआरएमएस वाला, ये एमसीक्यूज और एमसीक्यूज तो नहीं शायद, बल्कि इसमें से जो आप न्यूमेरिकल्स करते हैं ना, ये फार्मूले आपको वहाँ से हेल्प आउट करेंगे कि आपने वो जो न्यूमेरिकल है वो किस तरह सॉर्ट आउट करना है। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।